मतलब will I need anything to download or? नो नो नो, टूल हम बेसिकली कोलैब पे हम जाके कोडिंग करते हैं ना। कोलैब पे हाँ गूगल हाँ। कोलैब में जाके कोड लिख के कर लेते हैं, और एसक्यूएल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं रिग्रेशन मॉडल्स के लिए, या जो मॉडल्स हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, उसके लिए एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। ओके। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Namaste, we will wait for only 2 minutes more, then we will continue. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर जो हमारा था ना, आज का लेक्चर हमारा ना उसके क्या कहते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन के मतलब है। हमने कल लीनियर रिग्रेशन कर लिया, तो उस पर हाउसिंग का डाटा सेट ट्रेन करके उससे प्रिडिक्शन ली थी, और उसके बाद उसको यूजर से इनपुट दे के उसको ट्रेन किया था कि यूजर जब इनपुट देता है वो किस तरह लेके मॉडल को किस तरह रेडी करना है, मॉडल को वो इनपुट किस तरह दे के मॉडल ट्रेन करना है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन के मैंने आपको कल बताया था कि ये लीनियर रिग्रेशन से किस तरह डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ना मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जबकि लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइक इसी तरह की, जैसे कि एक कार होती है, कार की जो स्पीड है, स्पीड हमारे पास अगर वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रही है वेट पे। वेट इन रिटर्न डिपेंड कर रहा है उसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा जाके स्पीड को, वॉल्यूम इफेक्ट कर रहा है वेट को, वेट इफेक्ट कर रहा है उसकी स्पीड को। तो इसमें वेट और वॉल्यूम उसका हो जाता है इंडिपेंडेंट फीचर्स, मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट फीचर्स आ गए। और एक डिपेंडेंट फीचर है जो हमारे पास स्पीड था कार की। तो ये था बेसिकली उसका काम। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसको आज देखते हैं कि मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं, उसका डाटा सेट किस तरह का लेते हैं हम। कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे कि पता है कि हमने ना 2D एरे बनाना होता है। जब 2D एरे बनाना होता है तो हम सबसे पहले नंपाई तो यूज़ करेंगे कि ना उसके एरे बनाने के लिए। तो सबसे पहले नंपाई इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना अपना पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक्स वन नाम दे देता हूँ उसको मैं। एक्स वन नाम का वेरिएबल है np डॉट एरे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी, हम जब लास्ट टाइम बना रहे थे लीनियर रिग्रेशन में, हमने यहाँ ना जो एक्स लिया था, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हमने उसको ना 2 डायमेंशनल लिया था, क्योंकि आपको पता है कि रिक्वायरमेंट है मॉडल की, मॉडल ना 2 डायमेंशनल वैल्यू तो सेट करता है हमारे पास। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं ना काम, इसमें इंडिपेंडेंट फीचर दो हैं, हमने उनको एज अ कंबाइन उठाना है, तो वो मिलके ऑटोमेटिकली 2D एरे बना देंगे। तो हमें हर एक फीचर को ना 1D एरे में लेना पड़ेगा। अगर आपके पास डाटा सेट में 1D एरे में नहीं भी है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कल देखा था कि हमारे पास जो इनपुट हमने यूजर से ली थी 1D एरे में थी, हमें उसे खुद 2D में कन्वर्ट करना पड़ा था पांडास को यूज करते हुए। 11 16 21।
ये एक छोटा सा डेटा सेट बना लिया मैंने। इसके ये इंडिपेंडेंट फीचर, पहला इंडिपेंडेंट फीचर आ गया, एंड सेकंड इंडिपेंडेंट फीचर हमारे पास आ जाएगा इसका। लेट्स सी, एनपी डॉट एरे 2 7 12 17 एंड 22। मैं इसमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी प्रिडिक्ट कर सकें कि मॉडल हमारा सही प्रिडिक्ट कर भी रहा है कि नहीं। जैसे कि 1 2, अब हम यहाँ एक वैल्यू प्रिडिक्ट आएगी देंगे इंडिपेंडेंट फीचर, क्योंकि आपको पता है हम रिग्रेशन प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं और सुपरवाइज की यूज कर रहे हैं। तो हमने जो डाटा लेना वो लेबल डाटा होगा, मतलब कि उसका इनपुट भी हमें पता होगा, उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है हमें वो भी पता होगा। तो लेबल डाटा में हमारे पास वाई भी यूज होता है, वाई एज अ डिपेंडेंट फीचर। डॉट एरे, लेट्स सी 3। आप लोग ये देखे होंगे ना कि इनमें एक रिलेशन बन रहा है आके ना। और x1 हमारे पास 1 है, फिर 6 है, 5 5 का डिफरेंस डाला है, 6 से 11 से 16 एंड 21। x2 में 2 से स्टार्ट किया हमने, फिर 5 का डिफरेंस 7 12 17 22। 5 5 के डिफरेंस के साथ में वैल्यूज ली है, मतलब कि x1 अगर 1 है, x2 2 है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ना, तो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। इसी तरह अगर आप x1 ले लेते हैं 21, x1 चले जो डाटा सेट है इसके अलावा, अगर आप x1 ले लेते हैं 30, x2 31, तो हमारे पास जो मॉडल को प्रिडिक्ट करना चाहिए वो 33 प्रिडिक्ट करना चाहिए। ये भी अब हम आगे उससे करवा के देखते हैं कि किस तरह वो प्रिडिक्ट करता है ये वैल्यूज। अब जो बेसिकली मेन स्टेप है ना वो यहाँ पे शुरू होता है इसका, कि जो हमने असल में इधर काम करना है। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फीचर है। मॉडल को चाहिए एक, मतलब कि मॉडल ने एज अ होल एक एक्स को डील करना है। मॉडल को एक होल चाहिए, तो और वो चाहिए भी किसमें, 2 डायमेंशनल फॉर्म में चाहिए, क्योंकि 1 डायमेंशनल पे मॉडल हमारा रेडी नहीं होता। उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसे 2 डायमेंशनल चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है ना ये x1 एंड x2, इसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। इसको एज अ एक फीचर के तौर पर कंबाइन करना पड़ेगा, इसको कहते हैं फीचर मैट्रिक्स। इसका एक फीचर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और जो भी वो भी हम ना नमपाई को यूज करते हुए बनाते हैं इसका फीचर मैट्रिक्स। कॉलम स्टैक की कमांड है जो हमारे पास ना उसके फीचर मैट्रिक्सिंग के लिए यूज होती है। इसके लिए तो उसकी बिल्डिंग कमांड है कि उसमें ये हमें ना डबल ब्रैकेट्स लगा के ना इसके अंदर वो फीचर्स देने पड़ते हैं, वो कॉलम्स देने पड़ते हैं जिनको हम आपस में ना कंबाइन करवाना चाह रहे हैं। मतलब कि x1 x2 एज अ कॉलम है ना हमारे पास, तो हमें इसको 2D में कन्वर्ट भी करवाना और इसका एक फीचर मैट्रिक्स भी बनाना है, तो हम कॉलम स्टैक की कमांड यूज करते हुए x1 डॉट x2 ये कर लेते हैं। इससे ये कंबाइन हो जाएंगे। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये प्रिंट फॉर्म में हमारे पास किस तरह का लग रहा है। लेट्स सी, ये देखिए ना आपने, हमारे पास वो 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट भी हो गया और एक फीचर मैट्रिक्स भी बन गया। जबकि लीनियर रिग्रेशन में क्या था हमारे पास, लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास ये एक साइड आती थी सिंपल, जैसे कि 1 6 11 16 21, सिंपल एक्स एरे का एक इंडिपेंडेंट फीचर के तौर पर आता था, और हम वो मॉडल को देते थे और मॉडल ट्रेन हो जाता था उस पर। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि हमने उसको कंबाइन कर दिया आपस में। ये एज अ होल एक वैल्यू है 1 एंड 2, मतलब एक एरे में है, जैसे 2 डायमेंशनल एरे जो बना हुआ है उसमें 1 एंड 2 एज अ होल एक वैल्यू है। मतलब किस तरह किया कि 1 को 2 के साथ लिंक कर दिया, 6 को 7 के साथ, 11 को 12 के साथ फीचर मैट्रिक्स ने आपस में लिंक कर दिया। इसको कहेंगे हमारे पास फीचर मैट्रिक्स उसका बन गया। गॉट इट? यहाँ तक लगी आपको समझ? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो x1 और x2 है या y है, तो इसमें सर हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं। लाइक आपने x1 में वन डिफरेंट नंबर लिए हैं, 1 6 11 16 21, और मैं x2 में लाइक 2 की बजाय मैं कोई और नंबर से शुरू कर दूं अगर, तो ठीक है? या जी y जी, में किसी भी? जी जी, आप कोई भी रैंडम नहीं ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया ताकि हमें ना एक रिलेशन पता चल जाए ना कि मॉडल जो ठीक। प्रेडिक्ट कर रहा है वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि हमने डाटा सेट खुद बनाया ना। तो मैंने जी इसको इसी सर। लिहाज से अरेंज किया कि अगर हम इसको 30 देते हैं ना x1, और x2 31 देते हैं, तो हमारे पास जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा ना वो 33 एक्यूरेट आंसर होगा, ताकि हम चेक कर सकेंगे मॉडल एक्यूरेट आंसर कर भी रहा है कि नहीं। इसलिए हमने ये इस तरह किया इसका। ठीक सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। लेट्स सी।
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम करेंगे, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं पहले। पहले उसी के बगैर करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बगैर ना मॉडल ट्रेन करके देख लेते हैं, बाद में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से भी कर लेंगे। लेट्स सी जी, सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एसक्यूएल। मॉडल इंपोर्ट लीनियर। ये मैंने आपको ये भी कल भी बताया था कि ये जो हम कर रहे हैं काम सारा, ये असल में लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज होना है, लेकिन हमारे पास चेंज क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंट फीचर्स हमारे पास चेंज हो गए हैं उसके। जो इंडिपेंडेंट फीचर्स ने X1 एंड X2, हमने दो इंडिपेंडेंट फीचर लिए हैं और अभी उसको उनको प्रिंट करवा के दिखाया कि वो किस तरह की शेप में लगते हैं हमारे पास। ये टू डायमेंशनल एरे तो बन जाता है, लेकिन टू डायमेंशनल एरे इस शेप का कि हर एक एरे में दो वैल्यूज हैं, जो वो आपस में लिंक हो गई, 1 2 के साथ लिंक हो गया, 6 7 के साथ लिंक हो गया, इस तरह इनकी लिंकिंग होगी। ये बन जाता है यहाँ तक हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन। अब सोचो हमने सिंपल मॉडल को इंपोर्ट करना है। मॉडल इज इक्वल टू मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। बस हमने उसको मॉडल डॉट फिट कर देना है, मॉडल डॉट फिट करके इसमें वैल्यूज दे देनी है अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक हमारे पास मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। अब आगे प्रिडिक्शन करनी रहती है। ओके, मॉडल यहाँ तक हमारे पास ट्रेन हो चुके हैं, हम हमने सिर्फ उनसे प्रिडिक्शन करवानी है। प्रिडिक्शन करवाने के लिए हम ना खुद से एक टेस्ट वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो वैल्यू से प्रिडिक्ट कर भी रहा है कि नहीं। टेस्ट एक्स वन एंड टेस्ट एक्स टू। एक्स वन में भी हम एक एरे लेंगे, एनपी डॉट एरे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हम इसमें ले लेते हैं 30 ले लेते हैं सपोज, और इसमें एनपी डॉट एरे में हम ले लेते हैं 31। अब इसके अकॉर्डिंगली जो हम जिस हिसाब से हमने मॉडल ट्रेन किया है, हमारा जो था मॉडल, उसको 33 प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिलेशन बन रहा है 1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 and 18 21 22 and 23। ये एक रिलेशन बन रहा है हमारे पास। तो उसको क्या करना, उसको वो करेगा कि हमारे पास इसकी वैल्यूज प्रिडिक्ट करेगा 30 31, और आगे 32 हमें देगा मॉडल। तो चेक कर लेते हैं। अभी ये स्टेप करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी ये करना है कि इसको फिर से अगेन स्टैक करना है, यहाँ पे इसका फीचर मैट्रिक्स अगेन बनाना है, क्योंकि हम यूजर से ले रहे हैं ना मॉडल को, जो हमने वैल्यू देनी है फिट करने के लिए, तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वो भी हमें ना फीचर मैट्रिक्स के तौर पर देनी पड़नी। तो हमें इसका दोबारा से फीचर मैट्रिक्स अगेन बनाना पड़ रहा है, तो वो हम बना लेते हैं, कंट्रोल V। Now we have just to predict the value of y predict dot model dot predict false and control print y predict। सिंपली यहाँ पे हम इसकी प्रिडिक्शन करवा लेंगे। तो वो आपने देखा कि मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया हमारे पास 32। तो बहुत छोटा सा डाटा सेट था, इसमें एक्यूरेसी का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट डाटा ही पुट करता है हमारे पास। अब इधर डाटा चेंज करके देख लेते हैं, इधर 50 कर लेते हैं एंड देन 51 कर लेते हैं, तो उसको 52 प्रिडिक्ट कर देगा हमारे पास जी। तो इसलिए हाथ से यहाँ पे मॉडल हमारा ये ट्रेन हो चुका है यहाँ। अब इसको इसी मॉडल को हम ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के साथ करते हैं। कि टेन टेस्ट स्प्लिट के साथ हम क्या करेंगे, कि आप में से कोई करवाना चाहेगा मुझे, मतलब कि अगर आप में से किसी ने टेन टेस्ट स्प्लिट आपको इस पे आता है, तो उसी के साथ सेम ये मॉडल ट्रेन करना है हमें। है वो बेसिकली वो टेस्ट ट्रेन और टेस्ट जो हम करते हैं उसके लिए जो हम ट्रेन करते हैं और उसको एक हमने टेस्ट रखा होता है, एक टेस्ट और एक हमने ट्रेन डेटा रखा होता है, तो वो कह रहे हैं आप। जी 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 वही।
सर एक्चुअली हमें वो एग्जैक्ट लाइंस नहीं याद सर, हम करवाएं तो सही, सर वो सर्कमस्टेंस अम, हमें याद है लेकिन एग्जैक्ट एक तो सर लाइंस इसमें नहीं है। सबसे पहले लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे, या मैं फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, और फिर इंपोर्ट लाइब्रेरी में ट्रेन यहाँ फर्स्ट ऑफ टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट सेपरेट। जी, और फिर सर उसके बाद एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, टेस्ट बेसिकली ये एक्सचेंज एक्स एक्स टेस्ट, एंड एक्स देन टेस्ट कॉमा करके वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन एंड वाई टेस्ट इक्वल्स टू, और फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पे मैं क्या वेरिएबल दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे सर एक्स कॉमा वाई आएगा। नहीं, वो तो सर हम उसमें कर रहे थे, सर इसमें कर नहीं सकते हम एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हमने जी अपर केस ऐसे एक्स। करेंगे अगर जी, मैं वाई पहले लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। आई थिंक लिख सकते हैं सर। तो फिर उसके लिए आई सर थिंक हमें जो वाई ट्रेन वाई टेस्ट है वो शुरू में लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली ये शो एग्जैक्टली मैम, बताया तो सर ने भी कि मतलब बिल्कुल उसके लिए ऐसे हमें ही है वो अगर हम वाई लिखना पड़ेगा। जी, एक्चुअली ऐसे ही है वाई हमें पहले उसमें लिखना पड़ेगा। अब सिंपली हमने उसका टेस्ट साइज डिक्लेयर इसके कर बाद देना है। टेस्ट साइज। जी, तो सर टेस्ट साइज हमेशा 20% ही हम लेंगे डेटा मोस्टली का। लेते हैं, मैं वैसे 0.3 लेता हूँ जब रियल टाइम डाटा पे वर्क कर रहा होता हूँ ना, तो मोस्टली जी, 0.3 लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे डाटा सेट बहुत कम है तो 0.2 इज इनफ। ओके। अगर सर डेटा हमारे पास इनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम 20% लेंगे। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है फिर हम 30% भी ले सकते हैं। जी आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी 30% ले सकते हैं, लेकिन वो पहले वेरिएबल्स हमारे पास 5 है। अगर 30% निकल जी, जाता है तो पीछे 3-4 जी, वेरिएबल्स रह जाएंगे, इसलिए मैंने मोस्टली 0.2 किया हुआ है। वरना जी, यही लेते हैं 0.2 या 0.3, इसका मतलब होता है 20% या थर्टी जी, परसेंट इतना जी, ही डाटा आता है हमारे पास। जी। और सर अब फिर आपने एक और चीज़ बताई थी, रैंडम स्टेट बताया था वो, सर वो लें या नहीं लें, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नो नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ रैंडमनेस डिफाइन करता है कि वो उसने ना टेस्टिंग के लिए डाटा ओके, उठाना कहाँ से है। मतलब कि ठीक, या शुरू से उठाएगा, दरमियान से उठाएगा या लास्ट से उठाएगा। ठीक अगर सर। आप वो नहीं यूज करते ना, ये हर दफा ये एक रैंडम डाटा उठाएगा। ये भी अब हम ओके, आगे देखते हैं ना। अब हमने यूज जी, नहीं किया यहाँ पे ना वो वाला जी, रैंडम स्टेट, तो अब जब भी जितनी दफा हम कोड रन करेंगे हर दफा एक नया टेस्ट डाटा आएगा हमारे पास। ठीक सर। ओके। नौ मॉडल डॉट फिट में जाके हमें बस चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बता सकता है कि मैं क्या क्या चेंजेस करूंगा। सर किस स्टेप के लिए? लाइन नंबर 13 में सर यहाँ हम एक्स And और मैं वाई। पूछ रही थी कि क्या करवाना चाह रहे हैं सर, मैं वो पूछ मॉडल को रही फिट थी कि करवाना अभी चाह रहे वो हैं ना, डाटा पे ट्रेन करना है हमने मॉडल को। तो सर इसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लेंगे, यस एग्जैक्टली, हम्म, एक्स एंड वाई टेन। लेकिन हम सर क्या हमेशा हम इसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ही लेंगे, ऑलवेज? यस ओके, हमने ट्रेनिंग करवानी है ना मॉडल की, तो हमारे पास ट्रेन डाटा यूज होगा। हमारे पास ओके टेस्ट डाटा सर, सिंपल तब यूज होता है जब हमने ना प्रिडिक्शन करवानी होती है। ठीक सर। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो हम ट्रेन डाटा पे ही करेंगे। मॉडल डॉट फिट में यहाँ ना मॉडल ट्रेन हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेन डाटा पे ही करेंगे। सिंपल प्रिडिक्शन में हम ना टेस्ट देते हैं, या विजुअलाइजेशन में हमारे पास टेस्ट डाटा यूज होता है। यहाँ इस पॉइंट पे आके सिंपल ये जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डाटा यूज होता है। सिंपल हम लिख देते हैं एक्स टेस्ट, ताकि हमें ना वो जो उसने टेस्ट डाटा के लिए वैल्यूज रखी हुई हैं उस पे वैल्यू प्रिडिक्शन करके हमें दे दे सिंपली। तो सर इस पे हम ट्रेन डेटा लेंगे जी एग्जैक्टली। हमेशा। जी, जी इस वाले हिस्से को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट डाटा लिया हमने तो टेस्ट डाटा के थ्रू ही हम कर लेते हैं। जी, मॉडल यहाँ तक ना हमारे पास ट्रेन हो चुका है, अब सिंपली हमने करना है कि
एक टेस्ट डाटा लेना है, मतलब कि अप्रैल में प्रिंट करवा लेते तो हमें पता चल जाए ना एक्स डाटा की मॉडल कौन सी वैल्यू ले रहा है एक्स टेस्ट की। और सर ये जो आपने 50 51 चूज किया था वो भी सर अपनी मर्जी से हम कोई भी रैंडम नंबर कुछ भी पिक कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, थैंक मतलब वो यू तो मैंने सर। प्रिडिक्शन के लिए किया था कि वो प्रिडिक्ट कर जी देना क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। जी। लेट्स सी उसने टेस्टिंग के लिए 1 और 2 लिया है, मतलब कि शुरू से ही उठा लिया वैल्यूज 1 और 2 ले लिया है। 1 और 2 से मुराद के x1 का 1 और x2 का 2, एंड देन y प्रिडिक्ट किया उसने 3, मतलब कि ये वाला हिस्सा उसने उठा लिया हमारे पास टेस्टिंग के लिए, बाकी सारा उसने ट्रेनिंग के लिए रख लिया जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ है सारा। अब अगली दफा जब हम कोड अगेन रन करेंगे तो हमारे पास वो अगेन एक न्यू वैल्यूज देगा। अब इस दफा उसने 16 और 17 उठाया, 16 17 उसके अगेंस्ट क्या पड़ा था हमारे पास 18, तो उसने वो प्रिडिक्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ रैंडम स्टेट यूज करते हैं ना, ये कोई उसकी वैल्यू फिक्स कर देनी थी हमने, फिर अगर रैंडम स्टेट यहाँ यूज करते हैं ना तो हर दफा रैंडम डाटा नहीं आ रहा था हमारे पास, लाइक दिस रैंडम इक्वल टू रैंडमनेस उसकी 42 कर देता हूँ मैं। तो इस दफा 6 7 और 8 प्रिडिक्ट किया। अब जब हम अगेन कोड रन करेंगे, अगेन रन करेंगे तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वैल्यूज यही रहेंगी, फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि रैंडम स्टेट हमने फिक्स कर दी है। रैंडम स्टेट आप नहीं यूज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज थी वो रैंडमली आती जाएंगी आती जाएंगी। हर दफा एक न्यू वैल्यू पे वो ना ट्रेनिंग करेगा और टेस्टिंग करेगा। गॉट माई पॉइंट? ये सर। ओके। अब इधर जरूरी भी नहीं है कि हम ना टेस्ट डाटा ही लें, हम इन यूजर से ये अपना डाटा भी से दे सकते हैं या खुद डाटा भी इनपुट करवा सकते हैं। ये भी अभी करके देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज दी थी हमने, इस डेटा स्प्लिट करके भी इस डाटा पे हमारे पास मॉडल ट्रेन हो जाता है जो हमने अपनी वैल्यूज दी हैं उसे। डेटा स्प्लिट बेसिकली हम करते इसलिए हैं ताकि हमारे पास ना एक टेस्टिंग डाटा आ जाए, हमें खुद से टेस्टिंग डाटा बनाना ना पड़े। जिस तरह यहाँ आके मुझे अगेन से दोबारा सारे स्टेप करके एक नया टेस्ट डाटा बनाना पड़ा था कि जिसपे हमने टेस्टिंग करवानी। तो टेन टेस्ट स्प्लिट का बेसिकली मकसद ये है कि वो हमारी टेस्टिंग की जो टाइम है हमारा वो भी बच जाता है, और टेस्टिंग के लिए तो हमें एक टेस्ट डाटा भी मुयसर आ जाता है। तो सर यानी कि हम जो ऊपर सर आपने हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, या वो चूज कर सकते हैं, या सर ये जो नीचे वाला आपने किया है टेस्ट करके x1 फिर x2 टेस्ट रिजल्ट, या ये चूज या ये लिख सकते हैं, या सर ऊपर जो आपने लाइब्रेरी ली थी इधर वन कोई भी पिक कर सकते हैं हम? जी जी कर सकते हैं आप। या लेकिन आपने जब रियल टाइम डाटा पे वर्क करना है ना, आपने यही यूज करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट या ओपन सीवी। आपने ये यूज करना है क्योंकि ये ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस है हमारे पास, बजाय इसके कि हम खुद से डाटा लें। हम तीन स्प्लिट सप्लिट करके उसी पे मॉडल को ट्रेन करें, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा होता ही नहीं। जैसे कि मैं अगर कैट एंड डॉग क्लासीफायर कर रहा हूँ तो मैं खुद से कहाँ से उस लेवल की पिक्चर्स लेके आऊंगा जो मतलब जिस पे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है ना। हमें टेस्टिंग भी उसी पे करके देखेंगे कि मॉडल कितना एक्यूरेट वर्क कर रहा है। अब मैं कहीं से भी पिक्चर उठा लेता हूँ, उसका किसी के पिक्सल का फर्क होगा, किसी के साइज का फर्क होगा। जब मॉडल ट्रेन करते हुए ना ये एक चीज लाजमी देखी जाती है डाटा सेट पे। अगर पर्टिकुलर जब पिक्चर्स के रिलेटेड डाटा सेट होता है ना, तो पिक्चर्स का जितनी भी पिक्चर्स हैं सबका जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए, उनकी लेंथ और विड्थ हर पिक्चर की कांस्टेंट होनी चाहिए, और उनके पिक्सल ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे जैसे डाटा सेट पे इस तरह के इफेक्ट पड़ते जाएंगे, किसी पिक्चर का वो ज्यादा क्या कहते हैं विड्थ ज्यादा होगी, किसी की लेंथ ज्यादा होगी है, तो उतना हमारे पास मॉडल जो है वो अंडर फिट होता जाएगा, वो ट्रेनिंग डाटा पे भी सही तरह ट्रेन नहीं हो सकेगा। ठीक सर। ओके। अब यहाँ से मैंने कल आपको ना एक कंसेप्ट बताया था इंटरसेक्ट का और वो कोफिशिएंट का। आपको याद होगा कि मैं एक बात कर रहा था कि इंटरसेक्ट की और कोफिशिएंट की एक चीज होती है इसमें भी। जी सर। यस सर। सिंपली हम ना उसको भी ना कोड के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। जो हमारे पास इंटरसेक्ट और कोफिशिएंट होता है उसको भी हम देख सकते हैं कि हमारे कोड का कितना है, बजाय इसके कि हम मैथ के फॉर्मूलाज लगा के उसको फाइंड करते हैं, हम कोड के थ्रू भी वो करवा सकते हैं हमारे पास इंटरसेक्ट और स्लोप उसकी कितनी आ रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, M1 एंड M2 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। मतलब हमने दो इंडिपेंडेंट फीचर्स लिए थे ना, एम वो क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू mx+c था। तो M1 x1 प्लस M2 x2 लिए हमने, दो इंडिपेंडेंट फीचर्स लिए। तो ये हमारे पास, इसलिए हमने स्लोप भी हमारे पास दो मुख्तलिफ होंगी। अब इसके बाद विजुअलाइजेशन भी करके देख लेते हैं कि ये स्लोप चीज क्या है, कि ये किस तरह डिफरेंट है और ये क्या चीज है। तो तो सर आपने एक अपर केस में एक्स लिया था, अगर सिर्फ हम वो कर दें तो वो गलत हो जाएगा? इस लाइन की सर बात करें। ऊपर ऊपर आपने सर आ, सर ये नंबर 7 पे सर जब हमने
किया था, अपर केस एक्स कर दिया था, तो हम क्या वो नीचे ले सकते हैं? वो 2 m की बजाय उसको 1 m कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? नो 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 नो, नहीं। तो वो उसको उलट नहीं कर के। सकता क्योंकि इसका अलहदा स्लोप होगी, क्योंकि ये डाटा हमारे पास एक रैंडम वैल्यू होगा। ये एज अ ठीक। होल एक डाटा के तौर पर काम कर रहा है, इसकी एक अपनी स्लोप जी। होगी। इनकी जो ओके। इनकी दोनों की स्लो मिला के ना जो एक नई जी। स्लो बनेगी वो इसकी आएगी फिर, जो ये कैपिटल एक्स है। वरना हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इसकी स्लोप कितनी है, एक्स टू की कितनी है और एक्स वन की स्लोप कितनी है, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, ठीक बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जैसे गाड़ी का वेट और वॉल्यूम, दो सेपरेट जी सेपरेट सर। चीजें हैं। इस सिंपली इसी तरह ये भी दो सेपरेट चीजें हैं हमारे पास। तो ठीक हमें सर। इन दोनों का स्लोप अलहदा से करना पड़ेगा फाइंड। सिंपली M1 M2 इसके लिए मॉडल की ना, इसकी ना बिल्ट इन कमांड भी होती है, मॉडल की है। मतलब कि हमने मॉडल नाम से डिक्लेयर किया था ना, तो मॉडल डॉट सी ओ ई एफ कोफिशिएंट भी कहा जाता है। एम को मैंने आपको कल भी बताया था कि पर्टिकुलरली जब हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं तो हम उसको ज्यादातर कोफिशिएंट से ही डोनेट करते हैं, या जो हम जिसको स्लोप भी कहते हैं उसको हम जी कोफिशिएंट भी सर। कह सकते हैं। और बी हमारे पास था इंटरसेप्ट उसका, तो वो भी हम मॉडल डॉट इंटरसेप्ट करके इसका इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना इंटरसेप्ट है हमारे पास। लेट्स सी, अब सिंपली इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं हमारे पास। M1, ये हमारे पास उसकी जो स्लोप्स इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमने डाटा भी एक हासिल किया था ना कि 5 5 का डिफरेंस है दोनों में। तो उनके जो स्लोप है ऑलमोस्ट सेम है ये हमारे पास के 0.50 0.50। और जो हमारे पास उसकी जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट ये 1.49 आया, ऑलमोस्ट 1.50 के राउंड अबाउट आया। तो ये भी आपने वो जो फॉर्मूलाज थे ना, जब आप उनके थ्रू सेम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर राउंड अबाउट इसी की आएगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हैं, अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो जो फॉर्मूला बताया था ना आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2 प्लस सी, वो वाले में आप ना ये वैल्यूज आंसर पुट करके ना पहले उसका स्लोप फाइंड करें या कोफिशिएंट फाइंड करके ना आप ये वैल्यूज निकाल देंगे तो राउंड अबाउट आपको सेम मिलेंगी। तो सर ये डेटा हमारे पास बहुत थोड़ा है इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं, या अगर बड़ा डेटा होगा तो भी सारे सेम स्टेप्स होंगे? नहीं, जिस तरह का मर्जी डाटा दीजिए स्टेप सेम रहते हैं। जो मेन चीज डिपेंड करती है वो आपने किस तरह रेडी करना है, मतलब कि सिंपल ये वाला हिस्सा, जी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये हर एक डाटा के लिए चेंज होना है। डाटा सेट आपका जी। यहाँ से सेट हो जाना है, जी। यहाँ से लेके नीचे तक जितने भी स्टेप किए हमने प्रिडिक्शन तक, वो सारे जी। स्टेप सेम रहने हैं हर मॉडल के लिए ऑलमोस्ट। जब आपने सिंपल यहाँ जब भी चेंज करना है ना, मॉडल चेंज होना है, यहाँ पे एक वैल्यूज कमांड चेंज होनी है। लीनियर रिग्रेशन के बजाय आप लॉजिस्टिक लगा देंगे तो लॉजिस्टिक मॉडल आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा चेंज हो जाना है बस, ताकि हर चीज एज इट इज सेम रहनी है। ठीक सर। यहाँ पे वो कैपिटल एक्स का भी फाइन करके देख लेते हैं, इसकी भी 0.50 आएगी हमारे पास ना, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि उन दोनों की एवरेज निकालेगा वो, जो M1 M2 की एवरेज निकालेगा वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे पास वो वैल्यूज दे देगा इन दोनों की सेम, लाइक दिस। ये करवाएंगे तो एक्स भी हमारे पास ऑलमोस्ट यही वैल्यू आएगी, 0.5 ऑलमोस्ट राउंड अबाउट। हाँ, और ये सर सारे स्टेप्स ये जो हम करें, मल्टीपल या मल्टी लीनियर रिग्रेशन करें सर, उसमें सारे सेम स्टेप्स यूज होंगे? नहीं, ये आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये स्टेप मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मॉडल से हटके थोड़ा सा, ये आप फाइंड कर सकें कि हमारे पास मॉडल कोफिशिएंट कितना है या स्लोप कितनी है। जब आप हाई लेवल पे जाएंगे ना, थोड़ा मशीन लर्निंग में आगे जाएंगे काफी, तो आपको ना ये चीजें भी माइटर करनी पड़ेंगी। जब आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है ना, तो आपको स्लोप का और इंटरसेप्ट का खास ख्याल रखना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज कुछ खास अमाउंट में एडजस्ट करनी पड़ती है, तो वो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी वैसे बेसिक स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ यूज जी। तो नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट होता है क्या और इसको किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक सर। ओके, अब देख लेते हैं इनकी ना स्लोप चेंज होती है। हम डाटा सेट अपना चेंज करके देख लेते हैं, प्रिडिक्शन तो वो अलहदा से करेगा। अब देखते हैं कि हम ना डाटा सेट रैंडम से कोई कर लेते हैं, या मतलब कि यहाँ 4 करके, यहाँ 3, यहाँ 1, 20 17 के बजाय 45 एंड 2। अब इसकी स्लो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखा आप लोगों ने, इसकी ना जो स्लोप वैल्यू थी वो भी चेंज हो गया और हमारे पास उसका इंटरसेप्ट भी चेंज हो गया। डाटा सेट चेंज हुआ, उसकी स्लोप चेंज होगी, उसका इंटरसेप्ट चेंज हो गया। ये देखें जी। सिंपली।
ये चीज कह रहा था कि वो उसका डाटा सेट जितना ज्यादा रैंडम हो गया ना, या जितना उसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा था पहले के साथ, पहले का 1 आ गया और इसका 1.635, रैंडमनेस इतनी इंक्रीज हो गई है इनकी, क्योंकि डाटा सेट का वो उस लिहाज से रिलेशन नहीं बन रहा था, मॉडल को वो कंफर्म नहीं चीज हो रही कि ये किस लिहाज से रेंज है, मतलब कि 1 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, या 1 4 आएगा तो 3 किस तरह देना है, क्योंकि ये मॉडल ने खुद ट्रेन होना है ना, ये लॉजिक मॉडल ने खुद लगाने किस तरह आया, तो सिंपली ये इसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, तो वो डाटा भी इसका ना इस तरह का हो गया। अब उनका एक मॉडल अब एक्यूरेट, उस पर मॉडल को एक्यूरेट पता चल रहा है कि 1 और 2 है, उसके अगेंस्ट 3 पर है, 6 7 और उसके अगेंस्ट 8 पर हुआ है, तो उसकी रैंडमनेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ गई, 0.50 50 आ गई, ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, मतलब कि स्लोप सेम है, मतलब कि हमारे पास जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब कि एक्यूरेसी में 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेट हमें आंसर दे रहा है। बेसिकली यही मकसद था इसका, या हमने जो फाइंड की अभी ये इंटरसेप्ट और स्लोप का क्या रिलेशन था आपस में, ये किया हमने। अब सिंपली हमने इसकी विजुअलाइजेशन भी करवा के देख लेते हैं, एक दफा मैं आपको वो बता देता हूँ कि विजुअलाइज होकर ये डाटा ना किस तरह का लगता है हमारे पास। आप लोगों ने सीबॉन्ड देखी थी कल, वो देख के आए हैं सीबॉन्ड किस तरह ये वर्क सब करती देखते हैं। जी सर। है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना उसके फिगर का ना साइज डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस साइज की हम ना प्लॉट करवाना चाह रहे हैं ग्राफ, किस साइज का प्लॉट करवाएंगे हम, तो उसका एक फिगर साइज हम ना आप खुद डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि वो ज्यादा ना ज्यादा बड़ी पिक्चर हो जाए ना ज्यादा छोटी हो जाए, फिगर साइज। सर ज़रूरी है कि इसका साइज हम बताएं या उसके बगैर भी हम कर सकते हैं? उसके बगैर भी कर सकते हैं आप लोग, वो फिर मॉडल वो खुद से आपको ना एक रैंडम सा उसका वैल्यू होती है, वो थोड़ा जी छोटा सा ग्राफ हो जाता है, ये इसकी जी। वैल्यू थोड़ी एक्यूरेट है, वरना वो 4/6 का ग्राफ आपको ऑलमोस्ट दे देता है, तो ठीक फोर सर। बाई सिक्स नहीं, 6/4। ये सबसे फिगर साइज हमने डिक्लेयर कर दिया, अब सिंपली हमने ना प्लॉट करवाना है। सबसे पहले हमने एक्स के और वाई के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो प्लॉट प्लॉट करवाने होते हैं, कि उसके स्कैटर पॉइंट्स जो से होते हैं, स्कैटर प्लॉट होता है, ये स्कैटर प्लॉट आपको बेसिकली ये होगा कि वो जो डॉट डॉट आप ग्राफ में देख रहे होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास ना स्कैटर प्लॉट होता है, तो उसकी मैं आपको एक दफा पिक्चर भी दिखा देता हूँ, आप कहते हैं तो गूगल पे एक दफा सर्च करके आपको स्कैटर दिखा देता हूँ। ये वाला ग्राफ जो हमारे पास ये पिक्चर्स होती है ना, असल में ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास होता है स्कैटर प्लॉट। ये वाला, ये एक्स और वाई का आपस में रिलेशन बन रहा होता है, मतलब कि ये पॉइंट है ना, इससे क्या मुराद है कि ये एक्स के इस पॉइंट पे, मतलब कि 2 पॉइंट के एक्स के, और इधर 2.4, 2 और 2.4 एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे आ गया ना, जहाँ पे एक्स और वाई कंबाइन करें, यहाँ पे एक डॉट लग जाता है, फिर इस तरह यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, तो इस तरह ये स्कैटर प्लॉटिंग हो जाती है हमारे पास ना, वो प्लॉट इसको कहते हैं स्कैटर प्लॉट, जिसमें डाटा पॉइंट सिंपली जो हमने डाटा पॉइंट फर्स्ट टू लेक्चर में डिस्कस किए थे ना, एक्स के डाटा जी पॉइंट और वाई के डाटा पॉइंट्स, ये जी वो सर। चीज है, ये डाटा पॉइंट्स है उसके, जिस पॉइंट पे एक्स और वाई एक दूसरे से कंबाइन करें, फिर इनके अंदर से जो बेस्ट लाइंस होंगी, वहां पे एक बेस्ट फिट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लगेगी लीनियर रिग्रेशन जी में, जहाँ पे डाटा पॉइंट हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट आ रहे होंगे, या हमारे पास बेस्ट फिट लाइन बन रही होगी, हमारे पास स्कैटर प्लॉट के ऊपर वो एक लाइन लग जाएगी, और उसके लिए हम रैकी कमांड आगे यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ उसकी स्कैटर स्कैटर प्लॉट करवा देते हैं, जिसके लिए पहले सी बोन पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट सी बोन एस एस एन एस, और सिंपली हमें एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट उसका एच सी स्कैटर प्लॉट, हमने अब उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक्स के अगेंस्ट हम कौन सा ले रहे हैं, एक्स पे हमने अपना x1 ले लेना, पहले पहले x1 को प्लॉट करवाते हैं हम, और उसके अगेंस्ट जो हमने वैल्यूज लेनी है वो वो जाहिर बात है कि हम y की वैल्यू ही लेंगे, कि एक x लेंगे फिर एक y लेंगे, y इज इक्वल टू y। यहाँ तक ना ये हमारा काम क्लियर हो जाता है, लेकिन बस हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि x1 x2 से यहाँ तक ना ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपके पास, अगर आप देखें ना, मैं एक दफा करवा भी देता हूँ। सर हमने यहाँ पे x2 क्यों नहीं लिखा? जी, x2 अब वो अगेन लेंगे, पहले x1 का स्कैटर प्लॉट लेंगे, उस पे एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि एक हमारे पास ना बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होगी, फिर x2 के साथ सिंपली यही प्रोसीजर करेंगे। आई थिंक सो वैसे लाइक, ही। हाँ जी, ओके। ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स आ गए सिंपली एक्स के,
ये जो डाटा पॉइंट्स आ गए हमारे पास एक्स के, अब इस पे ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा होगी x1 के लिए, तो x1 हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा ना स्कैटर प्लॉटिंग हो गया। बस आगे जो काम है वो थोड़ा वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। अब हम इसका ना एक कलर डिफाइन करते हैं। मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ कि लाइन का जो कलर है वो हमने क्या रखना है, ताकि जब दूसरी लाइन जब हम बनाएंगे ना x2 के लिए, तो वो इससे थोड़ा डिफरेंशिएट लगे। कलर सर इक्वल टू, इसमें जो सेट सर इसमें जो सेट थीम की कमांड यूज करते हैं सर, वो किसके लिए होती है? कौन सी कमांड? फिर सेट थीम की, उसमें जिसमें हम टिक्स भी लिख देते हैं और हम डार्क भी लिख देते हैं, तो सर वो किसके लिए होता है? वो करने के स्टाइल जो लिए, जी जी मेंशन करते हैं ना, स्टाइल मेंशन करते हैं। जी जी, वो बिल्कुल कलर। होता है। वो असल में हमारे पास होता है कि ये जो ग्राफ के अंदर ना ये कलर किस तरह का आएगा, किस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास जो थीमिंग के लिए। अगर आपने अंदर वाली लाइन का कलर चेंज करना है तो इसके लिए ये कलर डॉट ब्लू लिख देंगे। वरना अगर आपने ग्राफ का कलर चेंज करना है, मतलब ग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना है या इसकी लाइंस का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप वो यूज करते हैं। उसके लिए वो मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट की लाइब्रेरी यूज भी लगती है साथ, तो उसके उसके थ्रू होता है। सी बॉन्ड से डायरेक्ट आई थिंक सो नहीं कर सकते, उसके लिए एक्स्ट्रा एक लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ना कोलैबोरेशन में यूज होती है, मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट की लाइब्रेरी और स्कैटर प्लॉट कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ वर्क करती है। तो बेसिकली उसका यूज होगा यस। कि हमने उसका अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है या ग्राफ के रिलेटेड कोई चेंजेस करने हैं, इसकी लुक में या कोई भी चेंजेस करने हो, तो वो हम उसके थ्रू करते हैं। वरना अगर आपने ये अंदर ग्राफ के अंदर जो प्लॉट चीज हो रही है उसको कलर चेंज करना है या उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो आप वो यहाँ यहाँ पे आपने प्लॉट करवाना है, इसी लाइन में आप उसको ना चेंजेस कर देंगे उसके। हम्म। अब इसको लेबल भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये लेबलिंग इसकी एक दफा ना लेबल करते हैं कि ये किसके अगेंस्ट है, ये प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है। देखिए हमने प्लॉटिंग करवाई है ना x1 और y को कंपेयर करते हुए, तो हम वो कर देते हैं कि x1 एंड y। अब हमने ना इसी के ऊपर ना हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट तो प्लॉट हो गया था। अब हमने करना है क्या कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक लीनियर लाइन जिससे जो बेस्ट फिट लाइन हो हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास एस एन एस हमें ना प्रोवाइड करता है रेग, रेग प्लॉट प्रोवाइड करता है, या सिंपली आप इसको इस तरह कह रहे हैं कि लीनियर प्लॉट। एस एन एस डॉट रेग प्लॉट एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x2 वैल्यू लेंगे, x1 ही लेंगे क्योंकि हमने x1 की पहले कमांड प्रमोट की हुई है ना। x1 का ही हमने उसकी लीनियर लाइन ड्रॉ करनी है। स्कैटर प्लॉट एक अलग चीज है, लीनियर प्लॉट जो हमारे पास ना एक अलग चीज है। स्कैटर प्लॉटिंग तो हो गई है, अब जो लीनियर प्लॉटिंग होगी ना, लीनियर लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास, चूंकि डाटा सेट एक बिल्कुल लीनियर लाइन में है ना, तो वो एक लीनियर लाइन इसी के ऊपर वो आपको ना प्लॉट करके दे देगा। वरना ये जो स्कैटर प्लॉट है ये एक अलग प्लॉटिंग है, और रिग्रेशन प्लॉट है ये एक अलग प्लॉटिंग है। सिंपल इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाए कि डाटा पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, जो ना डाटा पॉइंट्स के ऊपर लाइन किस तरह ड्रॉ हो रही है। ये सिंपली इसलिए किया, वरना अगर आप रेग प्लॉट करेंगे ना आपको वो लीनियर लाइन फिर भी मिल जाएगी। स्कैटर प्लॉट हम करते हैं ताकि हमें डाटा पॉइंट्स का भी पता चले कि डाटा पॉइंट्स कौन से किस पॉइंट पे हैं। y इज इक्वल टू y, डाटा पॉइंट्स का कलर हमने ब्लू रख लिया था, अब इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इस लाइन का कलर रेड कर लेते हैं। लाइन का कलर रेड करके अब इसको भी लेबल कर लेते हैं। हमारे पास ये लेबल होगा कि ये रिग्रेशन लाइन बन जाएगी उसकी, x1 एंड y की रिग्रेशन लाइन। जो असल में लेबलिंग होती है इसको हमें ये भी कहा जाता है कि लेजेंड भी कहते हैं इसे, LEGND लेजेंड। या जो उसकी लेबलिंग होती है वो आपके पास ग्राफ में या शो करवाता है कि ये लाइन किस चीज को आपके रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए ये कमांड भी यूज होती है। सी बॉन्ड आपको बिल्ट इन कमांड देता है। इसमें मतलब कि सी बॉन्ड को यूज करने का बहुत फायदा है ना इसका, कि ये इसमें कमांड थोड़ी ज्यादा इजी हो जाती है और वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली बिल्ट इन तौर पर आपको दे रहा होता है, या डिफॉल्ट आपको वैल्यू दे रहा होता है। लेजेंड आप ना भी तो डिक्लेयर करें ना, तो उसने जो प्लॉटिंग करनी है ना ऑटोमेटिकली आपको एक एक ना एक लेजेंड देना पड़ता है, जो वो दे देगा। लेकिन जो हमारे पास होता है मैट्प्लोट्लिब, उसमें हमें ना खुद डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ तक हमारे पास ना ये इसके ग्राफिंग तो हो गई। देखिए एक्स के अलोंग हमारे पास ये डेटा सेट आ गया है। मतलब कि जो हमने कर लिया था एम, जो x1 के लिए आ गया हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। अब सिंपल स्टेप हमने बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये वाली x1 एंड y, ये चीज़ हमारे पास वो उसका जो मैं बात कर रहा था आपके पास कि लेजेंड जिसे कहा जाता है, ये वो चीज़ है x1 एंड y जिसको हमने लेबल किया था अभी।
सेम सेम यही कमांड उठा के हम उसको अपलोड करवा लेते हैं उसके लिए, अपने दूसरे X2 के लिए भी। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसका ब्लैक। वाई रिग्रेशन, तो ये हमारे पास उसकी प्लॉटिंग हो गई है। जो हमारे पास डेटा सेट था उसकी प्लॉटिंग, इसको एक दफ़ा अलहदा से सेपरेट में देख लेते हैं। ये था हमारे पास ग्राफ का जो हमने अभी प्लॉट किया, जो हमने बनाया है x1 का y के साथ, x1 और y की रिग्रेशन लाइन x2 एंड y। ये साथ साथ आपको बता भी रहा कि ये जो ब्लू कलर्स में थे ये डॉट असल में छुप गया, लाइन के नीचे छुप गए, इसलिए ये आपको ब्लू नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये हमने जब शुरू में रन करके देखा था ना, ये असल में है ब्लू। लेकिन यहाँ आपको इस तरह एक्यूरेट नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो ना ये लाइन के नीचे छुप गया, रेड लाइन थी इसलिए, वरना जो हमारे पास डॉटिंग कलर था वो ब्लू था। बाकी ये रिग्रेशन लाइन जो x1 और y के, ये रेड आ जाती है और दूसरी की उसकी येलो आ जाती है। बस ये सिंपल सा काम था यहाँ पे। सर सर अब ये रेड और येलो लाइन जो है अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है वाई के लिए कि ये असल में रिप्रेजेंट करिए कि हमारे पास जो ग्राफ लोड किया ना हमने, उसकी रिग्रेशन लाइन क्या है, मतलब कि मॉडल ने जो प्रिडिक्शन करनी है इस लाइन के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करता है वैल्यू। ये वो लाइन है जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है, ये पैटर्नर है मॉडल का जिसमें मॉडल ने स्टडी की है, मॉडल मॉडल ने जी खुद को ट्रेन की है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखते हैं ना कि यहाँ पे तो ये हमारे पास 3, यहाँ पे x की वैल्यू 3 बन रही होती है ऑलमोस्ट, जी y की वैल्यू 3 है, और x यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा 2 पे, 2 और 3। ये तो हमारे पास सर ये वो डाटा पॉइंट्स है जिस जी 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 सर यानी कि ये जो x1 और x2 है ये वाई के साथ हमारा रिलेशनशिप बता रहा है। जी जी एग्जैक्टली ये लाइन आपकी x1 और y का रिलेशन बता रही है कि उसका आपस में जी रिलेशन क्या है, यहाँ किस तरह मॉडल ने प्रिडिक्शन करनी है इसके थ्रू। और ये आपको उसका रिलेशन बता रही है, x2 का एंड y का रिलेशन बता रही है। ठीक सर। Got it। इसमें से किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, किसी ने कुछ पूछना हो आप में से? सर सर इसमें एक चीज मैंने आपने कहा था कि जैसे पढ़ना है तो सर उसमें मैंने देखा था कि ये इन्होंने पेयर प्लॉट यूज किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको पेयर प्लॉट को देखा तो वो कह रहे थे कि ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली, जैसे स्कैटर प्लॉट है और उसमें केडी प्लॉट लिखा हुआ था। सर मैं ये सभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे ये भी आपने लिखा हुआ है स्कैटर प्लॉट एंड रेग प्लॉट, तो वो क्या एक जो हम SNS डॉट पेयर प्लॉट की कमांड है उसको यूज करके हम एट वंस ये बना सकते हैं सर? वो मेरे ख्याल में डिफरेंट डिफरेंट मैं ये प्लॉट्स दो बातें बनेंगे। ध्यान में हैं। अ, जी ओके लेट्स ट्राई करके देख जी लेते हैं। जी सर। इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y। लेट्स सी, इस कमांड को एक दफा कमेंट कर देते हैं। ये प्लॉट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट x। सर मैं वही कह रही थी कि एक टाइम में हम लाइक एक ही वो कर सकते हैं ना, एक हमने ग्राफ बनाया है फिर एक और सेकंड उसमें कोड में हम दूसरा ग्राफ बना सकते हैं किसी दूसरी किस्म का। लाइक ये पहला हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था, अब नेक्स्ट कोड में हम वो कर सकते हैं पेयर प्लॉट या कोई भी दूसरा। जी ये कर तो सकते हैं आप, दो ग्राफ को एक ग्राफ में कंबाइन बना सकते हैं, इसका इशू नहीं है कोई। पेयर प्लॉट, आई थिंक सो इसके पेयर प्लॉट के लिए ना न्यू वर्जन में कमांड चेंज हुई थी जहाँ तक मुझे आइडिया पड़ रहा है, मैंने क्योंकि सीबोर्ड काफी अर्सा पहले की थी। पेयर प्लॉट के लिए जब हमने ये दो का कंबाइन प्लॉट करवाना होता था ना, इसके लिए एक न्यू कमांड आई थी, मतलब सीबोर्ड लाइब्रेरी अपडेट हुई थी पाइथन जब 3.16 आई थी ऑलमोस्ट, तब जाके ना ये 3.10 थी ऑलमोस्ट वर्जन, तो उसमें उन्होंने ये कमांड चेंज कर दी थी पेयर प्लॉट की। इसका देखना पड़ना है कि पेयर प्लॉट के बजाय ना इसकी कमांड क्या यूज होती है।
सर ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि आपने y=y नहीं किया, या मैंने करके देखा था वो, कोई मैंने और ये रीजन है? यहाँ से कमांड वर्क करती है इसकी। यहाँ पे लिखा है it takes one positional argument but ओके two यस, argument। दैट्स ट्रू। आई थिंक सो इसमें वन पोजीशनल आर्गुमेंट लगेगा। लेट्स सी, उसके लिए कंपैटिबल नहीं होगा। लेकिन पेयर प्लॉट इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, जिस तरह का हमारे पास डेटा सेट है। डेटा मस्ट बी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। पेयर प्लॉट हमारे पास इसके लिए कंपैटिबल नहीं है ना, वो डेटा सेट पे ना हमारे पास ले रहा है, उसमें टू डायमेंशनल में कह रहा है कि हमें ना वो डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, टू डायमेंशनल में ले रहा है। लेट्स सी कि अगर कैपिटल एक्स लिखते हैं तो हो तो तो ये कह रहा है कि मुझे टू डायमेंशन में नहीं चाहिए ना, ये बोल रहा है ना। डेटा मस्ट बी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है डेटा ना वो, फ्रेम ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, डेटा नम फ्रेम पाए ना ऑब्जेक्ट। हो वो कह रहे हैं। चलें इसको देख लेंगे, मैं पेयर प्लॉट को भी एक दफा अगेन देखता हूँ इसके लिए कौन सी कमांड यूज हो रही थी, वरना इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है कंबाइन तो अच्छी बात है, लेकिन हो जाता है, मुझे आइडिया है इसका थोड़ा बहुत, लेकिन काफी अर्सा पहले किया था, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि पेपर प्रोट जाए वाकई वही चीज़ है जो कमांड चेंज की थी, क्योंकि तब हमें ना करते हुए एक मसला आ रहा था कि एक कमांड चेंज हुई थी ना सी बॉन्ड की बिल्डन कमांड एक चेंज हो गई थी ग्राफिंग करते हुए, तो फिर हमें उसके बजाय एक सेपरेट कमांड यूज करनी पड़ी थी। तो यहाँ तक जो पढ़ा है आज तक, किसी का कोई मसला हो या पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ तक ही करना था आज हमने। सर वो आप अभी जस्ट वो एक क्वेश्चन था सर, वैसे मैंने मतलब क्योंकि बेसिकली वो वहां पे लिखा था ना कि वो आपको ना दोनों आपको जैसे स्कैटर प्लॉट और डिफरेंट प्लॉट से कॉम्बिनेशन यूज करता है ना पेयर प्लॉट, तो इजी हो जाता है वो। बस मैंने इसीलिए बस पूछा तो मैं भी इसलिए वो हो जाए उसको, फिर हम बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है सर। ये तो ये ओके भी क्लियर हो गया। अब सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैंने ये कहना था कि अलग सर, जब भी हम डेटा लेते हैं तो उसको पहले क्लीन करेंगे, ये सारे उसके बाद के स्टेप्स हैं। ये जो मॉडल हम जो भी मॉडल फिर बनाते हैं, तो उससे पहले तो हमें डेटा क्लीन करना होगा ना? जी, यस एग्जैक्टली, डाटा हमें क्लीन करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक सर। डाटा क्लीनिंग करेंगे जब हम जाएंगे ना उस पे, डायबिटीज प्रिडिक्शन पे। ठीक सर। तो फॉरेस्ट को, रैंडम फॉरेस्ट को यूज करते हुए ना डायबिटीज वैल्यू प्रिडिक्शन पे जाएंगे, वहां हम जाके पहले डाटा क्लीनिंग के स्टेप बताएं। तो मैं तीन चार स्टेप बता दूंगा, आपने हर डाटा सेट में ना वो धक्के से ही कर देना है वो स्टेप, आपका ऑलमोस्ट सारा डाटा क्लीन हो जाएगा। कहीं जाके कहीं एक्सेप्शन मिलेगी आपको, वरना वो चार स्टेप है, आपने वो कर लिया ना तो आपका ऑलमोस्ट सारा डाटा क्लीन हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी उसके अलावा और कोई स्टेप करने की। ठीक सर, थैंक यू। और सर एक बात और कि सर लाइक हमें सपोज कोई मिला है डेटा और हमने उस पर काम करना है, तो सर अब हम कैसे सिलेक्ट करें कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, आई मीन कौन सा मॉडल उसके लिए हमें यूज करना चाहिए? वो बेशक आप आगे बताइएगा, लेकिन एज अ बिगनर आप ओके क्या हमें सजेस्ट करते हैं? ओके डॉक्टर फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना जब डाटा सेट आता है ना आपके पास, तो आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है कि ये सुपरवाइज्ड है कि अनसुपरवाइज्ड है। ये चीज आपको डाटा सेट से देख के पता चलनी है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ना ये सीखने को मिल जाएगा कि ये डाटा सेट हमारा सुपरवाइज और अनसुपरवाइज है। वैसे भी एक्सपीरियंस ना भी हो, आपको देखने से पता चल जाएगा कि डाटा हमारे पास लेबल्ड है कि अनलेबल्ड है, कि उसमें कोई वाई की वैल्यू दी भी हुई है कि नहीं डाटा सेट में। तो वो आपको डाटा सेट ना देखने से पता चल जाएगा, उसका ना आइडिया हो जाएगा। आपने लाइक सिंपल ये चीज सेपरेट करनी है कि वो डाटा सेट हमारे पास कौन सा है, कि हमारे पास या तो वो उसका सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है। अगर मान लिया जी कि डाटा हमारे पास आ जाता है सुपरवाइज में, सुपरवाइज में आ जाता है, तो उसके लिए फिर उसके बाद आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन वाला डाटा है कि रिग्रेशन वाला डाटा है। अब रिग्रेशन से क्या मुराद था कि हमारे पास जो डाटा है वो और चेंज हो रहा होता है, हर वैल्यूज में नई वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहा होता है। लेकिन जबकि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन वाला डाटा था वो 0 1 के फॉर्म में होता है, या तो यस या नो, जी। कैट एंड डॉग, ये दो चीजें देखनी है। अब ये क्लासीफाई हो गया आपको कि वो रिग्रेशन डाटा है। अब रिग्रेशन का कोई भी एल्गोरिदम आप उस पर लगा सकती हैं, तो आपने बारी बारी मुख्तलिफ एल्गोरिदम ट्राई करके देखने हैं, उसमें से जो एल्गोरिदम आपका बेस्ट, जिसपे आपका मॉडल एक्यूरेट ज्यादा ट्रेन हो रहा हुआ, तो आप वो मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये इस मॉडल के डाटा के लिहाज से ये मॉडल हमारे पास बेस्ट है। इसके अलावा
मैंने ना आज सुबह ही आपके साथ एक पिक्चर शेयर की थी स्लैक में। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर डाटा होते हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर मॉडल्स है ना, जो ये हैं सारे उसी के हैं, रिग्रेशन के ही हैं, वो क्या कहते हैं कि रिग्रेशन मॉडल्स हैं, और हैं भी उसी के सुपरवाइज्ड के, जो मैंने सुबह पिक्चर सेंड की थी। लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डाटा है उसके लिए हम पर्टिकुलर मॉडल यूज करते हैं तो हमें ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, बजाय इसके कि हम हर मॉडल बारी बारी लगा के ट्रेन करके देखें। हमने इतना आइडिया होना चाहिए कि जब हमने उसकी ना टेस्ट क्लासिफिकेशन करवानी है या स्वयं क्लासिफिकेशन करवानी है तो हम नेवी बाइस यूज करेंगे। हमने प्रिडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस या स्टॉक प्राइस करानी है तो हमारे पास लीनियर ही यूज होगा। मतलब कि ये आइडिया आपको आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जब हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन करवानी है, जैसे कि कैट एंड डॉग में करवाते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 1 के फॉर्म में डाटा आ जाएगा, तो हम उसके लिए रजिस्ट्री रिग्रेशन ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास। तो ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं इस पॉइंट पे आके कि आपको ना ये आहिस्ता आहिस्ता आइडिया भी हो जाएगा। इमेज क्लासिफिकेशन के लिए भी हम ना ज्यादातर के मींस क्लस्टरिंग भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली यूज करते हैं जब अनसुपरवाइज की बात आ जाती है हमारे पास। तो ये चीजें, ये आपको साथ साथ आइडिया होगा कि आपने कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। बस आपने अभी तक ये चीजें देखनी है कि सुपरवाइज है डाटा या अनसुपरवाइज है, सुपरवाइज में भी रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। बस ये देख के आप कोई भी एल्गोरिथम लगा के उसमें ना मॉडल ट्रेन कर लेंगे अपना। वो जब हाई लेवल पे जाएंगे तो वो फिर ऑप्टिमाइजेशन का वो मसला आएगा, फिर आपको मॉडल का उतनी देर तक आपकी वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा हमारे पास। ओके। जी सर, थैंक यू। बात करिए। थैंक यू सो मच। सर कोई अभी कुछ सर कोई टास्क है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए टास्क एक है, ये जो हमने मॉडल किया हुआ है ना, सेम इसी को आपने फॉर्मूलाज के थ्रू करना है। आसान सा ही है, उसी में थोड़ी सी चेंजेस होंगी। मैम ऐसे ने लास्ट टाइम आपने किया था ना, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस ओके। करनी है आपने। 2 3 लाइंस का फर्क आएगा ओके, बस। M1 वैल्यू आ जाएंगी सर, मुझे ये इजी लग गया, अभी तो समझ आ गई है। M1 की वैल्यू आ जाएगी और M2 की, बाकी तो सारा कुछ सेम है सर उसमें। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सर कौन सा डेटा हम यूज करें प्रैक्टिस के लिए? किसी एग्जाम फॉर्मूलाज के थ्रू किसी ना वो। एग्जाम्पल जी। सर वो मैं पूछ रही डेटा, तो मैं कही थी कि हम आपने जो भी ये वैल्यूज दी हुई हैं हम इन्हीं वैल्यू ले सकते हैं, या थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करके हम यही रन करवा सकते हैं। ओके। जी जी, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, या आप अपने खुद भी बना सकते हैं। सिंपल यही, आपके पास 4 स्टेप होंगे अपना खुद वैल्यूज भी बनाने में। बस ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो एक्स हो ना वो हमारे पास 2 डायमेंशनल हो, और वाई हमारे पास 1 डायमेंशनल, और बाकी आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई भी डाटा सेट ले सकते हैं। ठीक सर। आप में से किसी को आइडिया है वो जो गूगल जेमिनी आया है, जेमिनी रिसेंटली लॉन्च हुआ है गूगल जेमिनी। नहीं सर, मैंने सुना है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उसके बारे में मैंने सर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं फाइंड, अभी कुछ नहीं देखा। ओके लेट मी गाइड। वो हमारे पास ना एक बिल्ट इन मॉडल है, वो मुख्तलिफ चीजें ना उसको अगर आप टेक्स्ट देते हैं ना, वो उसमें से आपको क्लासीफाई करके बता देता है कि इस टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो उसकी डिस्क्रिप्शन बता देता है। सेम इसी तरह अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्या कोई पोएम लिखने के कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी पे आप कहते हैं, तो वो आपको ना लिख के दे देता है, खुद लिख के दे देता है। छोटा सा मॉडल है, बिल्ड इट अभी फिलहाल तो फ्री है। तो इनशाला हम ना आपको, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन तक ले जाऊँ पहले, हम वो करेंगे उसके बाद। मतलब कि किसी एक सैटरडे संडे ना 2 दिन रख लेंगे कि मशीन लर्निंग से थोड़ा सा हटके ना वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम का मॉडल है, जो जनरेटिव एआई में आ जाता है। तो वो भी हम ना एक दफा ट्रेन कर लेंगे तो उसका काफी अच्छी आपको ना उसकी समझ आ जाएगी, आप लोगों को खुद भी उस पर ना ट्रेन हो जाएंगे। वो एक एक टाइप की एप्लीकेशन है हमारे पास, वो एप्लीकेशन बन जाएगी। तो उस पर आप जब आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे ना, उसको पिक्चर देंगे, वो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देगा। ये जनरेटिव एआई के थ्रू ना, ये मॉडल के थ्रू हम करेंगे इंशाल्लाह द आगे। बेस्ट। ठीक सर, थैंक यू। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको ना ये मशीन लर्निंग का आइडिया हो जाए ना, वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मतलब कि आजकल तो उसका ट्रेंड इतना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड इंक्रीज होगा। मोस्टली आप जगह जगह देखेंगे कि वही आपको ना हर जगह वही कह रहे हैं कि इससे ट्रेन करें, जीमिनी मॉडल किस तरह ट्रेन होता है। जैसे कि रिसेंटली हमारे पास ना जो बहुत ज्यादा मॉडल ट्रेन हो रहा था, वो योलो का, योलो V8 का मॉडल। वो हमें ये सारी कमांड्स का ना जितना हमने लिखा है, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 लाइन्स की कमांड है। वो कैट एंड डॉग क्लासीफाई भी कर देता है, शिप क्लासीफाई भी कर देता है, हर चीज क्लासीफाई करता है ना, बल्कि उसमें से बता भी देता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट भी कर लेता है कितने ऑब्जेक्ट हैं, किसमें क्या पड़ा हुआ है। योलो V8 का मॉडल। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टेप है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होते जा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक लाजमी आनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो जो हमारे पास V8 का मॉडल आ गया तो आप पीछे से ये सीखें ही ना कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह वर्क करता है या लॉजिस्टिक किस तरह वर्क करता है।
आपको ये बेसिक लाजमी आनी चाहिए, बेशक वो आगे स्टेप आ जाता है। जब लार्ज लेवल पे जाएंगे तो आप यूज कर लें योलो वी, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कम से कम आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेन फोकस आपने अपनी बेसिक पे करना है या अपनी लॉजिक पे करना है फोकस। ये कोड लिखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप चैट जीपीटी से लिखवा के इधर मॉडल ट्रेन कर लें। लेकिन जो मेन चीज जिसने आपका हमेशा साथ देना वो आपका लॉजिक होगा। आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे वर्क करेंगे ना तो आपको फायदा होगा इसमें। वरना ये मॉडल ट्रेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल 4 लाइन की कमांड है, मॉडल ट्रेन हो गया बस। तो सर जॉब्स में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जॉब्स में क्या अभी भी ये इसी तरह का, जिस तरह सर आपने सब लिखा है कोड, ये सारा इसी तरह आप यूज करेंगे, यानी जैसे आप कह रहे हैं 3-4 लाइनों वाला वो चलता है, या वैसे ही सर नहीं, मैं जब आप जरा। जॉब के लिए जाएंगे ना उन्होंने ये लिखवाना ही नहीं आपसे। उनको तो पता है ये मॉडल ऐसे ट्रेन हो जाता है कि आसानी से 4-5 लाइन की कमांड लिखे बंदा वैसे डाटा मार के चला जाए तो वो कर लेते हैं। वो आपसे बेसिक पूछते हैं। वो जब आपसे जाएंगे ना आपसे वो पूछेंगे कि इसके पीछे वर्क क्या हो रहा है, वो आपसे पूछेंगे कोफिशिएंट किस तरह फाइंड करते हैं हम। ये कोफिशिएंट चीज क्या होती है, इसमें जो स्लोप होती है हमारे पास, ये स्लोप जी चेंज करने से डाटा पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या स्लोप चीज क्या होती है हमारे पास, या हमारे पास वो क्या कहते हैं कि उसकी एक्यूरेसी किस तरह फाइंड की जाती है। हमने एक्यूरेसी को सिंपल कमांड लिख दी, वो पूछेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, एक्यूरेसी आती किस तरह है हमारे पास। सेम ये कमांड आप इसको इसी तरह ले सकते हैं कि आप में से अगर किसी ने सॉर्टिंग की हो, आपको पता है कि पाइथन बिल्ट इन सॉर्ट की कमांड देता जी है, सर। SORT सॉर्ट लिख के वो ऑटोमेटिकली आपका एरे सॉर्ट करके दे देता है। जी लेकिन आपने जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो ये नहीं कहते कि इसको सॉर्टिंग करके दिखाओ एक लाइन में। वो आपकी एक लाइन की कमांड को मानते हैं, वो कहते हैं कि आपने बताओ कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, सॉर्टिंग हो किस तरह, ये सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, किस तरह सॉर्टिंग होती है। वो आपकी उस लॉजिक पे आपको सिलेक्ट करते हैं, ना कि आपकी ये कोड लिखने पे आपको सिलेक्ट करते हैं। अगर लिखवा भी लें तो इतना का कोड तो आप लिख लेंगे, यही चीज रहती है, सेम यही चीज है। वो ये आपको जितना मर्जी डाटा सेट पे दे दें, आप यहीं पे अगर डाटा सेट इंपोर्ट कर लेना, कि कोई भी चेंज कर लें तो सारे स्टेप चेंज रहना, सिंपल इतना हिस्सा चेंज होना है आपके पास ऑलमोस्ट। बाकी यही रहना है, जहाँ जितना मर्जी हाई लेवल का डाटा आ जाए आपके पास, ये स्टेप रहने हैं सेम। ठीक मशीन सर। लर्निंग के अंदर अंदर डीप लर्निंग में जाके थोड़ा सा काम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास स्टेप ऑलमोस्ट यही है, सेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने मेन फोकस करना है अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे। सर ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सर वैसे ही मेरे सवाल है। मैं तो सर समझती हूँ कि तो कोई बहनें हैं, या मैं बिल्कुल ही गलत समझ रही हूँ। असल में इस तरह कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग ना एक लार्ज सबसेट है, एक जी लार्ज एक सर। बॉक्स की टाइप है। और डीप लर्निंग उसका एक हिस्सा है, उस बॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो जी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि उसकी सब क्लास है, वो जी काम जी मशीन लर्निंग खुद परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन उसकी वो सब क्लास परफॉर्म करती है। जैसे सेम ऐसे है कि ह्यूमन की एक बॉडी है, एज अ होल तो एक ही चीज है, लेकिन इसका ब्रेन जो फंक्शन परफॉर्म करता है ना वो बॉडी का कोई और पार्ट नहीं परफॉर्म कर सकता। वो एक पर्टिकुलर चीज हिस्सा बन जाता है कि उसी ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो मशीन लर्निंग ना एक डीप लर्निंग एक पार्ट है मशीन लर्निंग का, जी सर। जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम होती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है ना कि उसमें बहुत हाई होती है, मशीन लर्निंग में हम ह्यूमन इंटरेक्शन करवा रहे हैं। ये डाटा हम खुद लिखते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, उसको वैल्यूज दे रहे हैं, हम उसको खुद भी सेट भी कर रहे हैं 2 डायमेंशनल में। जो ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है उसको, मतलब कि मॉडल की जो रिक्वायरमेंट थी हम खुद पूरी कर रहे हैं कि मॉडल को हम इसी तरह का डाटा दें और मॉडल ट्रेन होके आ जाए, दैट्स इट। लेकिन डीप लर्निंग में ह्यूमन इंटरेक्शन ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। सिंपल वो जो मॉडल की कमांड है जिसमें मॉडल ट्रेन होता है वो उसने खुद ही उस पर ट्रेन होना होता है। मतलब कि ह्यूमन इंटरेक्शन ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, यहाँ होती भी है तो बहुत कम होती है। इसी पॉइंट पे आके मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से तो फर्क भी आ जाता है। लेकिन आसानी के लिए आप ये याद रखेंगे डीप लर्निंग सिंपल एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। ठीक सर। सर मशीन लर्निंग के बाद आप डीप लर्निंग भी सिखाएंगे? हम डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि जनरेटिव एआई की तरफ भी हम जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद सीख रहा हूँ ना। तो जी जिस सर। तरह मैं सीखता जाऊंगा तो हम मिलके करते जाएंगे उसको। सर आप अभी स्टूडेंट हैं या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है? मैं अभी स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट हैं, अच्छा। ठीक सर। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, डिग्री जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आप में से कोई है वैसे कि आप सबकी डिग्रीज कंप्लीट है? सर मैं तो इधर होती हूँ अमेरिका में, और मैं सर बच्चे ज़रा बड़े हुए, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वो ज़रा बड़े हुए तो फिर मैंने दोबारा अपना स्कूल शुरू किया यहाँ पे। और मुझे स्क्रैच से करना पड़ा। वैसे पाकिस्तान से मैंने बीकॉम किया था, लेकिन सर हमारी डिग्रियां बेचारियों को तो यहाँ कोई इतनी वैल्यू है नहीं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि स्क्रैच से करूँ। फिर मैंने दोबारा कॉलेज गई, फिर दोबारा मैंने वो जो हमारा इंटर होता है समझे वो किया सारा। फिर मैंने अपना बैचलर किया, फिर अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ अपना। तो
आईटी में कर रही हूँ सर। सही। आप तो मुझसे काफी ज्यादा सीनियर हैं इस लिहाज से। जी सर, मैं एज में सर सीनियर हूँ, इल्म में आप ज्यादा है, नॉलेज में। नहीं नहीं, ये तो असल में मेरी फील्ड है ना, वरना आपका भी नॉलेज जो फील्ड जिसमें आप परफेक्ट है, तो उसमें आप ये एग्जैक्ट बात है कि आप उसमें मुझसे बेहतर होंगे। इसमें तो मैंने वर्क किया ना थोड़ा, तो मुझे इसके अलावा किसी फील्ड में ज़्यादा मेरी इतनी स्किल नहीं है। अगर आप मुझसे डीएसए के पूछने लग जाएं तो मुझे नहीं आएंगे उसके क्वेश्चन। बस ये है कि जिस स्किल में फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको वर्क आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। यानी सर आप माशाल्लाह अच्छे अच्छे नॉलेजेबल हैं। थैंक यू यस वेरी सर, थैंक यू सर। मतलब कि बहुत अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं, बहुत से बता रहे हैं। मेरी सर टोटली रिलेशन ही नहीं है इससे। तो मैंने बेसिकली एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री में, और बस फिर अभी यहाँ इस पे ज्वाइन कर लिया था हाईकोर्ट बिल को। तो अभी रिसेंटली किया था एमफिल बायोकेमिस्ट्री में। तो सर मेरा पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप देखती भी नहीं थी पहले मैं, तो भी बस करती हूँ काम। सही। जी सर, मेरा भी कोई आप बैकग्राउंड मेरा नहीं है, आई एम सॉरी जी, बोले। इट्स ओके मैम, आप बताएं। नहीं वैसे, सॉरी मेरा मीनिंग आपकी बात काटना नहीं था। मैंने समझा आपने डन बात कह ली है, इसलिए मैं फिर कह रही थी। सर मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने अपना बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री की थी, और फिर मैं एमबीए करी थी। फिर एक सेमेस्टर के बाद मैंने माइंड चेंज कर लिया, मैंने कहा नहीं, आईटी और कोडिंग और डेटा और मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर इसलिए मैंने अपनी डिग्री चेंज कर ली। लेकिन मुझे उससे पहले सर मुझे कोई नॉलेज नहीं है। पाइथन भी मैं यहीं पे आई कोड गुरु पे ही सीख रही हूँ, और बाकी आपकी क्लास लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज़्यादा नहीं। नहीं कोई नहीं है, बैकग्राउंड का ज़्यादा आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। असल में मेरा भी मेडिकल का बैकग्राउंड है, मैंने भी एफएससी तक ना मेडिकल ही पढ़ा है। तो उसके बाद मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी कि मैं वो एमबीबीएस की तरफ जाना नहीं चाह रहा था। घर से भी उन्होंने कहा, फोर्स किया था कि एमबीबीएस करो। मैंने कहा नहीं, वो मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ गए थे, उसकी ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैंने एमडी कैट नहीं दिया था फिर। मैंने कहा था नहीं, ये इस फील्ड में डाटा साइंस की तरफ मेरा शौक था। मैंने कहा डाटा साइंस की तरफ ही जाना, तो मैंने अपनी फील्ड वहीं चेंज करके कंप्यूटर साइंस रख ली थी। ठीक है सर, हाँ। फिर हम इंशाल्लाह फिर ओके मिलते हैं ओके। सर। चलिए ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी एवरीवन, मच। ओके, अल्लाह टेक केयर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Thank you so much, Abhi Samad. Thank you so much, Ma'am Saida. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।